Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि एक इनिशिएटिव लिया गया था जो लिबरल मिडिल क्लास ऑफ जर्मनी थी, उनके ज़रिए एक कोशिश थी कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए, जो जर्मनी बिखरा हुआ था डिफरेंट डायनास्टिक रूलर्स के अंदर। उसके बाद हमने वहाँ पर यह भी समझा था कि जो एक इनिशिएटिव लिया गया था 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ज़रिए, जो सेंट पॉल चर्च में एक पार्लियामेंट डिक्लेयर किया गया था, और वहाँ पर जो ये ऑल जर्नल नेशनल असम्बली थी, इन्होंने ऑफ़र दी थी फेडरिक विलियम फोर्थ को टू बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी। लेकिन जो फेडरिक विलियम फोर्थ अलॉन्ग विद अदर मोनार्क्स, उसने हर एक कोशिश की कि जो भी ये इनिशिएटिव लिया गया है इसको सप्रेस किया जाए, एंड फाइनली अलॉन्ग विद आर्मी की मदद से वहाँ पर जो हर एक जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था उसको वहाँ पर क्रश किया गया था। इस तरह से हमने पहले वीडियो लेक्चर में समझा था कि जो एक रिवोल्यूशनरी अटेम्प्ट, जो एक लिबरल मिडिल क्लास के ज़रिए एक अटेम्प्ट उठाया गया था जर्मनी को यूनिफाई करने का, वो किसी हद तक फेल होता है। तो आज हमने समझना है यहाँ पर कि जर्मनी को यूनिफाई करने का जो जिम्मा है वो आर्मी के पास ही आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हेडिंग दी हुई है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या आर्मी के ज़रिए एक नेशन को फाउंड किया जा सकता है, एक नेशन को बिल्ड किया जा सकता है, एक नेशन का फ्यूचर डिक्लेयर किया जा सकता है कि नहीं। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जर्मनी की यूनिफिकेशन हो जाती है। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के दौरान जो नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी थी उसका मकसद ही था कि वहाँ पर हमने डेमोक्रेटिक आइडियल उसको इम्प्लीमेंट करना है, और हमने जो रिवोल्यूशन लाना था उसका मकसद ही था कि लोगों को क्या चाहिए, राइट्स चाहिए, लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइट स्पीक फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑफ राइट्स होना चाहिए सिटीजन के पास। यही 1848 नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी। लेकिन अब जो फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाती हैं, ये लिबरल क्लास के जरिए नहीं होती हैं, बल्कि जो कंजर्वेटिव रिजीम था, जो कंजर्वेटिव ऑर्डर चल रहा था, कंजर्वेटिव रिजीम के जरिए ही अब कोशिश की जाती है कि हमें क्या करना है, कि हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करनी है। क्योंकि इससे पहले हमने ये समझा था कि अब जो मोनार्क्स थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, ये अपना जो इनका ओल्ड ऑर्डर था वो सही तरह से इसको ये रेस्टोर नहीं कर पाई, और किसी हद तक पॉलिटिकल कंसेशन, किसी हद तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, किसी हद तक इंटरनल एटोनॉमी इन्होंने समझा था कि जो ये लिबरलिस्ट्स हैं इनको हमने देना चाहिए। तभी ये मुमकिन है कि जो साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन है यहाँ तक सेट ऑफ हो सकता है। क्योंकि इनको अब पता था कि जो रिवोल्यूशन है वो आना है। तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कोशिश की कि अब जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है ये हम खुद करेंगे, और इसके साथ क्या होगा, जो स्टेट पावर होगा वो उस पर हमारा होल्ड रहेगा, और साथ ही साथ जनरल थॉट था, उसका मकसद ही था गवर्नमेंट बाय कंसेंट होनी चाहिए, उसका मकसद ही था इलेक्टेड पार्लियामेंट होना चाहिए, उसका मकसद ही था सिटीजन के पास राइट्स होने चाहिए। तो इसलिए जो कंजर्वेटिव रिजीम यहाँ पर उभर रहा है, कंजर्वेटिव रिजीम के जरिए ही कोशिश की जा रही है कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज किया जाए, एंड फाइनली ये चाहते थे कि जो स्टेट पावर है वो हमारे पास रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन टेरिटरीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा उन यूरोपियन टेरिटरीज़ पर हम डोमिनेट करें जो टेरिटरीज ज़्यादा से ज़्यादा लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी पर बिलीव कर रहे हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है कि जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। अब जो लिबरलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं इनको अब लिबरल क्लास, अब जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं इनको अब सिर्फ लिबरल क्लास के जरिए ही प्रोपेगेट नहीं किया जाता है, बल्कि जो कंजर्वेटिव क्लास था उनके जरिए भी जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स थे इनको इनकरेज किया जाता है। किस लिए, फॉर प्रमोटिंग द स्टेट पावर। क्योंकि अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि नेशनल यूनिफिकेशन होनी है, आज नहीं तो कल होनी है, इसलिए अब इन्होंने ये कहा कि हम इस साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन को रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ही लेनी चाहिए। और क्योंकि हमें भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। कौन सा फ़ायदा, कि हम स्टेट पावर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मजबूत हो जाएगा, और साथ ही साथ हम उन खित्तों को, उन टेरिटरीज़ को भी डोमिनेट कर सकते हैं जो चाहते हैं यूरोप में लिबरल, जो चाहते हैं कि नेशन स्टेट बनने चाहिए। इसका मतलब है कि यूनिफिकेशन करने के बाद
बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ही आएगी लेकिन पावर हमारे पास ही रहेगा। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली एज ए नेशन स्टेट। तो अब हमने क्या समझना है कि किस तरह से जर्मनी एंड इटली एज ए नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जर्मनी एंड इटली की यूनिफिकेशन हो जाती है। किसी हद तक ये हमने समझा कि जो लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स थे 1848 में, इन्होंने कोशिश की, दे ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू ए नेशन स्टेट गवर्नर्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। इन्होंने एक कोशिश की थी वाया और जर्मन नेशनल असेंबली के जरिए, लेकिन इनकी जो कोशिश थी नेशन स्टेट को क्रिएट करना और इलेक्टेड पार्लियामेंट के जरिए पूरे यूनिफाइड जर्मनी को गवर्न करना, ये इनकी जो कोशिश थी ये किसी हद तक नाकाम थी। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहता है। इसका आउटकम क्या निकलता? द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जंकर्स ऑफ पर्शिया। इसका मतलब है जर्मन लैंग्वेज में जो लैंड ओनर्स है उनको कहते हैं जंकर्स। ये ऑब्जेक्टिव की शक्ल में पूछा जा सकता है कि जंकर्स जो टर्म इस्तेमाल की हुई है किन के लिए, तो लैंड ओनर्स को जर्मन लैंग्वेज में जंकर्स के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर क्या होता है कि जो लिबरल इनिशिएटिव अभी हमने समझा कि ये जो उठाया गया था नेशन को बिल्ड करने के लिए, इसको कंबाइंड फोर्सेस जो मोनार्की थे उनके जरिए सप्रेस किया गया, उनके जरिए दबाया गया, खत्म किया गया। और इस मोनार्क को सपोर्ट किन का इसमें हासिल था? ये जो लैंड ओनर्स थे पर्शिया के। इसका मतलब हुआ कि लैंड ओनर्स के लिए यहां पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है जंकर्स। जर्मन लैंग्वेज में लैंड ओनर्स को जंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक इनिशिएटिव लिया गया था लिबरल क्लास के जरिए, अब जर्मनी को यूनिफाई किस तरह से किया जाएगा? अब जब वो अटेम्प्ट फेल हुआ तो जर्मनी की यूनिफिकेशन किस तरह से हो जाती है? इसका आंसर क्या है? आर्मी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन। आर्मी के जरिए नेशन की यहां पर नेशन बिल्डिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं मेजर्स लिए जाते हैं। तो अब हमने वही आर्मी जिसने सप्रेस किया, जिसने क्रश किया लिबरल जो इनिशिएटिव्स थे नेशन बिल्डिंग के, अब वही आर्मी जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, उसी आर्मी के जरिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जाती है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से आर्मी के जरिए नेशन बिल्डिंग के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जाती है। After the failed attempt of the liberals, Portia took on the leadership of the movement for national unification. अब जब जो लिबरल अटेम्प्ट था वो फेल हो जाता है, ये जो पोर्शिया था, इट वाज द लार्जेस्ट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ द जर्मन टेरिटरीज। तो इसमें से जो पोर्शिया है इस पर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पोर्शिया को ही लीडरशिप सौंप दी जाती है जर्मनी की नेशनल यूनिफिकेशन की। तो किस तरह से ये सब किया जाता है? इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ये जो पर्शियन चीफ मिनिस्टर था इसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क को ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन बिल्डिंग ऑफ जर्मनी। तो ओटो वन बिस्मार्क क्या करता है? अलॉन्ग विद द पर्शियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी की मदद से ही ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो शुरुआत है वो स्टार्ट करता है। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of German unification. 3 जंग लड़े जाते हैं 7 सालों में, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ एंड फ्रांस के साथ, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो पर्शिया को विक्ट्री मिलती है और कंप्लीट होती है जर्मन की यूनिफिकेशन। ये इन 3 टेरिटरीज के साथ जंग क्यों लड़ा गया? बिकॉज जो जर्मन कन्फेडरेशन थी वो इनके कंट्रोल में थी। In January 1871, the Prussian king Kaiser William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. इसी तरह से जनवरी 1871 में क्या होता है कि जो पर्शियन किंग होता है, नेक्स्ट किंग, अब इससे पहले जो फेडरिक विलियम IV होता है उसकी डेथ होती है 1861 में। तो उसके बाद वहाँ पर जो किंग आता है उसका नाम होता है काइसर विलियम I। तो काइसर विलियम I को ही प्रोक्लेम किया जाता है द फर्स्ट जर्मन एम्पेरर आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। और वहाँ पर एक सेरेमनी हेल्ड की जाती है वर्सलीज जो हॉल ऑफ द मिरर्स वहां पर था। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये जो फेडरिक विलियम IV है, फेडरिक विलियम IV ये किंग ऑफ पर्शिया था फ्रॉम 1840 टू 1861 में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी हमने समझा कि अपोज्ड द इलेक्टेड असेंबली ऑफ द जर्मन नेशनल असेंबली अलॉन्ग विद अदर मोनार्क्स। एंड फाइनली क्या होता है कि जो काइसर विलियम I होता है वो इसको प्रोक्लेम किया जाता है द फर्स्ट जर्मन एम्पेरर इन 1871। तो किसके बाद? जब वार 3 जंग लड़े जाते हैं फ्रॉम 1866
टू 1871, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है विद द एफर्ट्स ऑफ द विलियम फर्स्ट एंड द ओटोवन बिस्मार्क। एंड फाइनली जो सभी टेरिटरीज हैं उनको डिफीट दी जाती हैं और जर्मन स्टेट और जर्मन एम्पायर को क्रिएट किया जाता है। Unification of Germany and making up the Germany, these are the totally two distinct terms and totally different from one another. Unification of Germany यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है with the help of army, with the combined forces, or we can say with the diplomatic efforts of the rulers. Finally यहाँ पर unification of Germany हो जाती है। लेकिन making up Germany means कि जो जर्मनी के ये नेशनल्स हैं ये किस तरह से खुद को तस्लीम करेंगे। Now we are in a unified Germany, क्या ये इनिशिएटिव लिया गया है, क्या ये खुद को मानते हैं दैट वी बिलोंग टू दिस जर्मन नेशन आर नॉट। सो इसके लिए क्या एफर्ट्स उठाए गए कि जर्मनी के लोगों को जर्मनी के आइडेंटिफिकेशन दी जाए। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of the Prussian state power. तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस जो जर्मनी में की गई तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो पुर्शियन स्टेट पावर था उसी को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया, क्योंकि जो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी थी टू यूनिफाई द होल ऑफ जर्मनी ये किसने किया, पुर्शिया ने की। The new state places a strong emphasis on the modernizing the currency, banking, legal, judicial system in Germany. तो अब क्या होता है कि ये जो पर्शियन स्टेट होता है कोशिश की जाती है, तो अब क्या होता है कोशिश की जाती है कि पूरे जर्मनी को ये जो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ था इसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ की करेंसी एक अब की जाएगी, बैंकिंग सिस्टम में रिफॉर्मेशन लाया जाएगा, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ होल ऑफ जर्मनी में यहाँ पर एक रिफॉर्मेशन लाई जाएगी सो दैट इट मे बिकम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। सो फाइनली कहा जाता है यहाँ पर द पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो इसी तरह से जो ये सब कुछ कैसे किया जाता है, क्योंकि जो पर्शियन था इट वाज ए डेवलप्ड रीजन विद इन द जर्मन कन्फेडरेशन। सो फाइन पर्शियन ने ही जो इनिशिएटिव्स लिए थे उन्हीं इनिशिएटिव्स को यहाँ पर लिया जाता है और जो पर्शियन मेजर्स प्रैक्टिसेस ऑलरेडी लिए गए थे वही पूरे जर्मनी में उठाए जाते हैं। फाइनली हम ये कहेंगे कि जो जर्मनी है, जो पर्शिया है, ये एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनता है फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। तो इस तरह से जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो आर्मी पहली रिवोल्यूशनरी अटेम्प्ट जो उठाया गया था, जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी उठाई गई थी, जो लिबरल इनिशिएटिव उठाया गया था नेशनल मूवमेंट को, उसको पहले सप्रेस किया गया, उसको पहले दबाया गया। एंड फाइनली यहाँ पर कहा जाता है कि जो आर्मी होती है उसी की मदद से नेशन बिल्डिंग के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए जाते हैं। तो सो फाइनली क्या होता है कि 1848 के बाद जो नेशनलिस्ट जो आइडियोलॉजी थी ये यहाँ पर मोबलाइज की जाती है कंजर्वेटिव फोर्सेस के ज़रिए, और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्टेट पावर रही और ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन डोमिनेंस हमारे पास रही। इसलिए कंजर्वेटिव रिजीम के ज़रिए ही जो नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उनको फ्लोरिश किया गया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की जो बात है वो स्टार्ट की गई। पहले जो लिबरल इनिशिएटिव्स लिए गए थे 1848 में, वहाँ पर कोशिश की गई थी कि डिफरेंट जर्मन टेरिटरीज जो बिखरी हुई हैं उनको यूनिफाई किया जाए और इलेक्टेड पार्लियामेंट के ज़रिए पूरी जर्मनी को गवर्न किया जाए। लेकिन उसका आउटकम क्या निकलता है कि जो लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग के रिलेटेड उसको रिप्रेस किया गया अलॉन्ग विद कंबाइंड फोर्सेज ऑफ मोनार्क इन एसोसिएशन विद द लार्ज लैंड ओनर, जिनको जंकर्स भी कहते हैं। तो उसके बाद अब क्वेश्चन अराइज हुआ था कि किस तरह से फिर जर्मनी की यूनिफिकेशन हो जाती है। तो यहाँ पर आर्मी की एग्जांपल दी गई है कि कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। आर्मी के जरिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यहाँ पर की जाती है। जो एक इनिशिएटिव उठाया गया था लिबरल्स के ज़रिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, वो जो अटेम्प्ट था वो फेल हुआ। एंड फाइनली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी अब आई थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की वो पर्शिया पर आई थी। पर्शिया टुक द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। तो अब ये सब कैसे हो जाता है, इसका जो चीफ मिनिस्टर था उसका नाम था ओटोवन बिस्मार्क। ओटोवन बिस्मार्क को ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन। तो वो मदद लेता है पर्शियन आर्मी की एंड पर्शियन ब्यूरोक्रेसी की, और इसके जरिए ही क्या हो जाता है कि 3 जंग लड़े जाते हैं 7 सालों में 1866 से लेकर 1871 में, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इनको डिफीट दी जाती है, पर्शिया की यहाँ पर विक्ट्री हो जाती है। इससे क्या होता है कि यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी कंप्लीट हो जाती है। तो जब जनवरी 1871 यहाँ पर था, जो पर्शियन किंग था अब दूसरा, उसका नाम था काइसर विलियम फर्स्ट, उसको प्रोक्लेम किया जाता है जर्मन एम्पियर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलीज।
तो यहाँ पर है जो ये हॉल ऑफ द मिरर्स एट वर्सलीज है, तो यहाँ पर ही जो प्रोक्लेम किया जाता है कि जो जर्मनर अब है वो काइसर विलियम फर्स्ट, काइसर विलियम को प्रोक्लेम किया जाता है एज द फर्स्ट एम्पेरर ऑफ जर्मनी आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी. Frederick William IV, he was the king of Prussia from 1840 to 1861, and finally during his reign he opposed the formation of elected national assembly. And उसके बाद काइसर विलियम फर्स्ट आ जाता है, काइसर विलियम फर्स्ट को ही प्रोक्लेम किया जाता है फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड जर्मनी. अब यहाँ पर एक दूसरा इशू राइज हो जाता है कि ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हमने की विद द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, विद द हेल्प ऑफ आर्मड फोर्सेस, विद द हेल्प ऑफ अदर रूलर्स, और वी कैन से विद द टैक्टिक डिप्लोमेटिक पॉलिसीज ऑफ द रूलर्स. लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के साथ साथ हमने ये भी देखना था कि जो नेशनल्स हैं, जो सिटीजन्स विद इन दीज टेरिटरीज हैं, क्या वो मुतमईन हैं अब जर्मनी में, क्या उनको वो सब कुछ मिल रहा है जो उनको पहले मिल नहीं रहा था. तो अब यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो मेकिंग ऑफ जर्मनी है ये किस तरह से अमल में लाया जाता है. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ द पुरुषन स्टेट पावर. तो जो ये हमें ये पता चलता है कि वहां पर डोमिनेंस ऑफ स्टेट पावर थी इन द होल ऑफ दीज इनिशिएटिव्स. एंड फाइनली ये जो न्यू स्टेट बना था, न्यू जर्मन स्टेट बना था, यहां पर हर एक कदम उठाया जाता है कि मॉडर्नाइजेशन लाई जाए. करेंसी वहां की जो थी, बैंकिंग जो थी, लीगल सिस्टम जो था, जुडिशल सिस्टम जो था, वहां पर पूरी रिफॉर्मेशन लाई जाती है. और इस तरह से जो पुर्शिया था ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड रीजन था अमंग द जर्मन कन्फेडरेशंस. तो पुर्शिया में ही जो मेजर्स लिए गए थे, जो प्रैक्टिसेस अपनाई गई थी, उन्हीं को अपनाते हुए पूरी जर्मनी में एज ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी पुर्शियन एम्पायर काम करता है. फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. तो ये कुछ हमने समझा आज के इस वीडियो लेक्चर में. इसके बाद लेक्चर में यूनिफिकेशन ऑफ द इटली को समझने की कोशिश करते हैं. तो वीडियो लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी. टिल देन स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज. अफी अमानिल्लाह.